नमस्कार। अखंड एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट साइंटिफिक्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी को कवर कर लिया था। तो आज के आगे का टॉपिक है सम साइंटिस्ट रिलेटेड टू जेनेटिक्स। इन साइंटिस्ट में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनकी पूजा करनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आना कन्फर्म, वो चाहे बोर्ड का एग्जाम और या नीट का एग्जाम, दोनों ही जगह यहां से क्वेश्चन श्योरली आता है। तो जरा इनका नाम जानते, वैसे जानते होंगे। ग्रीगर, देखो जानते हैं, ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल की अगर हम बात करें तो इनका बर्थ हमने कुछ सब डायमेंशन बताए थे। उसने बताया था कि इनकी हिस्ट्री पहले थोड़ी सी पढ़नी है, कि वहां से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो इनका बर्थ हुआ था ऑस्ट्रिया में। ग्रीगर जॉन मेंडल का बर्थ ऑस्ट्रिया में हुआ। होता क्या, अपनी जिंदगी में आगे बेचारे बहुत भावुक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुनिया अच्छी नहीं लगती है, तो बेचारे मॉन्क बन जाते। ये मॉन्क दिमाग में आ रहा है, मॉन्क क्या होता है? जैसे मंदिरों में पुजारी होता है, मस्जिदों में मौलवी होते हैं, उसी तरह चर्च में जो होता है उसको मॉन्क बोलते हैं। तो बेचारे कहाँ रहते थे? चर्च में रहा करते थे, चर्च में रहते थे। इनको पेड़ पौधों से बड़ा लगाव, तो चर्च में गार्डन था, उस गार्डन में क्या करते थे? मटर को उगाया। पी को उगाते उगाते हुआ क्या? इन्होंने देखा कि एक मटर का पेड़ ये है, दूसरा मटर का पेड़ ये है। तो देखा कि ये तो यार बहुत ज्यादा टॉल है। इसको देखा कि ये तो बहुत ज्यादा डॉर्फ। फिर इसमें कुछ फूल भी निकल रहे हैं। इन्होंने देखा ये वाला फूल जो है वायलेट कलर का है, ये वाला फूल जो है व्हाइट कलर का। ऐसा देखते इनको कुछ कुछ होने लगा। क्या होने लगा? सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बहुत ज्यादा टॉल और एक बहुत ज्यादा टॉल, फिर मामला कुछ बीच का नहीं बनता कि भाई इन्होंने सोचे पूरे वर्ल्ड में कई टाइप के लोग हैं। ह्यूमन में अगर देखा जाए तो कुछ बहुत लंबे भी होते हैं, कुछ बहुत ड्वार्फ भी होते हैं, तो कुछ मिडल भी होते हैं। तो मिडल भी होना चाहिए। तो देखा नहीं, कुछ तो बहुत लंबे, कुछ बहुत ज्यादा। इन्होंने सोचा कुछ किया जाए। वायलेट है, व्हाइट है, कोई और कलर क्यों नहीं? तो इस पर इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और ये करीब 1856 से लेकर या 1857 यहां से लेकर के और लगभग अपने वर्क को कंटिन्यू करते हैं 1865 तक। इतने साल इस पर एक्सपेरिमेंट करते, कुल मिलाकर के 9 साल एक्सपेरिमेंट करते हैं।
जब एक्सपेरिमेंट किया तो यहां से कुछ कंक्लूजन भी निकले। भाई जैसे क्लास में प्रैक्टिकल किया जाता है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का, बायो का, तो प्रैक्टिकल होने के बाद कुछ कंक्लूजन निकलते हैं उस एक्सपेरिमेंट के। तो इनसे इन्होंने क्या किया, कुछ कंक्लूजन निकाले। जब कंक्लूजन निकाले तो कंक्लूजन क्या होता है, एक ब्रूम सिटी वहीं पर होती है, ब्रूम सिटी की एक मैगजीन में पब्लिश होता है। उस मैगजीन का नाम था नेचर फॉर स्कैंडरबैरी, और 1866 में पब्लिश हुई। जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई थी और ब्रूम सिटी में पब्लिश हुई। लेकिन होता क्या है, इस मैगजीन का इनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता और ना ही इससे पॉपुलर होगा। बेचारे बहुत परेशान रहे, कितना सारा 9 साल काम किया और कोई इसका आउटपुट नहीं निकला, कोई भाव नहीं देता, कोई देखना इसी नहीं सर, कोई बात ठीक है, होता है, बर्बाद कर दिया 9 साल। और धीमे धीमे 1884 आता है और 1884 में ग्रीगर जॉन मेंडल की डेथ हो जाती है। डेथ इनकी हो जाती है, किडनी की इनको बीमारी हो गई ड्यू टू किडनी डिसीज, और किडनी डिसीज की वजह से 1884 में निकल गई। इनके मरने के, इनकी डेथ के 16 ईयर के बाद, आफ्टर 16 ईयर 3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया, मेंडल ने जो बताया था, मेंडल के पॉस्टुलेट की रीडिस्कवरी, और जब उनको रीडिस्कवर किया तो ये पाया नहीं यार, ये बंदा जो बता रहा था सारी बातें सही हैं। और जब सारी बातें सही हैं तो 1901 में ग्रीगर जॉन मेंडल क्या हुए, फेमस हुए, और वहीं से फिर इनके लॉ स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको नाम दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्ट। लेकिन एक्चुअल में जो मेंडल के लॉ है वो मेंडल ने नहीं दी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज गिवन बाय, ऑप्शन था मेंडल, दूसरा ऑप्शन था कार्ल कॉरेंस, थर्ड ऑप्शन ह्यूगो डे व्रीज, नेक्स्ट एरिक वॉन शेमार्क। लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल 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 101% सही मेंडल, मेंडल नहीं, मेंडल तो निकल लिए थे 1884, उन्हें कुछ बातें बताई थी, उस टाइम फेमस ही नहीं हो पाए थे, ये ला दिया था कार्ल कॉरेंस ने। तो 3 साइंटिस्ट आए, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डे व्रीज, एरिक वॉन शेमार्क। क्या चीजें भी जानते हैं। तब तक के लिए अगर हम बात करें ग्रीगर जॉन मेंडल में, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, इनका बर्थ कहां हुआ। ऑस्ट्रिया। कुछ और ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनकी अगर हम बात करें, यानी इन 1856 to 1857 he started his historical experiment of heredity on pea plant। पी प्लांट का नाम साइंटिस्ट पीसम सटाई। In 1856 to 1857 he started his historical experiment of heredity on pea plant। His experiment on pea plant is continuing
till 1866, sorry 1865, 1865 तक इनका एक्सपेरिमेंट चलता रहा। आफ्टर दैट the conclusion of this experiment is published in a magazine of Broome City in 1866। 1866 में कंक्लूजन उसके जाते हैं मार्केट में। इसके बाद क्या होता है? मैगजीन क्या था? नेचर फॉर स्कैंडरबेरी। जरा नोट करें, ये जो मैगजीन थी वो जर्मन लैंग्वेज में थी, यानी सच मैगजीन इन जर्मन लैंग्वेज। इनकी मैगजीन जो थी जर्मन लैंग्वेज में थी। लेकिन होता क्या है, मेंडल को कोई भी पॉपुलैरिटी यहां पर नहीं मिल पाती है, यानी मेंडल अनएबल टू गेट एनी पॉपुलैरिटी अबाउट हिज वर्क। क्यों? बिकॉज नो वन अंडरस्टैंड ऑफ हिम। इन्होंने जो भी बातें बताई उस टाइम उसको कोई भी समझ ही नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाए, आगे चर्चा करते हैं। यानी यहां से रिजल्ट ये निकला कि मेंडल unable to get any popularity about his work because no one understand to him। इसके आगे क्या होता है? इनकी डेथ हो जाती है। ही डेड in 1884 due to kidney disease। ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जा सकती है, उठाना कभी नीट का पेपर हो देखना। He died in 1884 due to kidney disease without achieving any credit for his work। और स्टिल इनको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता। फिर क्या होता है? आफ्टर 16 ईयर ऑफ मेंडल डेथ, after 16 year of Mendel death, 3 scientists rediscovered that postulate
so such scientists are। अब जरा देखिए कौन कौन से। तो ग्रीगर जॉन मेंडल की फाइनली 1884 में डेथ हो गई और उसके 16 ईयर के बाद 3 साइंटिस्ट आते हैं और इनकी पोस्टुलेट की रीडिस्कवरी करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। अब ये 3 साइंटिस्ट कौन है, इनके भी नाम पूछेंगे एग्जाम। फर्स्ट कॉर्कोरस। कॉर्कोरेंस की अगर हम बात करें तो कॉर्कोरेंस रहने वाले थे जर्मनी पहली। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? एक्सपेरिमेंट ऑन मेज समझ रहे हो तुम? हिंदी में मक्का इसे बोला। एक्सपेरिमेंट ऑन मेज। नेम्ड लॉ ऑफ हेरिडिटी। या इसी को मेंडलिज्म, मेंडल के नियम बोलते हैं। इसमें इन्होंने बताया नंबर 1 कॉर्कोरेंस ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेकेंड ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज जो थे ये हॉलैंड से थे। ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड से थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? एक्सपेरिमेंट ऑन इवनिंग प्राइम रूल्स। इवनिंग प्राइम रूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, he republished Mendel postulate in 1901 इन इस मैगजीन का नाम पूछा गया है, याद रखना, फ्लोरा मैगजीन। फ्लोरा मैगजीन में उन्होंने रिपब्लिश किया ह्यूगो डी व्रीज। और थर्ड एरिक वान शेमार। एरिक वॉन शेमार, ये ऑस्ट्रिया से ही थे और इनका एक्सपेरिमेंट किस पे था? एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट। एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट। अब आगे बात आती है कि ग्रीगर जॉन मेंडल ने पी पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया? क्या लिखा? यानी वाई पी प्लांट। ऐसा क्या? लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने
एक और भी एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो कोई ज्यादा फेमस नहीं था। आल्सो वर्क इन राजमा एंड हनी बी। इन्होंने राजमा और हनी बी पर भी वर्क किया था, लेकिन पॉपुलर जो था इनका पी वाला था। बात यह आती है कि इन्होंने पी पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया। तो पी पर एक्सपेरिमेंट करने का रीजन का ये था, पहली बात एनुअल प्लांट था, लार्ज नंबर ऑफ सीड इसमें थे, इजी टू कल्टीवेट था, नेचुरल पॉलिनेशन भी इसमें प्रेजेंट था, यानी सेल्फ पॉलिनेशन, और साथ ही साथ इसमें क्रॉसिंग भी करवाई जा सकती थी। तो अगर कोई पूछे कि ग्रीगर जॉन मेंडल ने पी पर ही अपना एक्सपेरिमेंट क्यों किया, तो सबसे पहले बता सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अब ये बात तुम लोगों को नहीं लगनी चाहिए कि ये ट्रेट क्या है। तो पी प्लांट को चुनने का पहला रीजन था लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। सेकेंड रीजन लार्ज नंबर ऑफ सीड। थर्ड रीजन एनुअल प्लांट। फोर्थ रीजन इजी टू कल्टीवेट, इजी टू कल्टीवेट। फिफ्थ रीजन दे सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, तो था ही, और इसके साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। इतनी कुछ। तो मेंडल ने पी का ही प्लांट क्यों लिया? तो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, सेकेंड लार्ज नंबर ऑफ सीड थे, एनुअल प्लांट था, इजी टू कल्टीवेट था, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता था, क्योंकि पता है कि पी का प्लांट कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, और साथ ही साथ इसमें क्रॉसिंग भी करवाई जा सकती है। तो सेकेंड डायमेंशन, तो वाई पी प्लांट, इन्होंने पी प्लांट का यूज क्यों किया, लेकिन इसके साथ ही साथ इन्होंने आल्सो वर्क किस पे किया था, राजमा और हनी बी पर भी किया था, जो कि ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट डायमेंशन की अगर बात करें, why did his unrecognized initiative यानी स्टार्टिंग में ये अनसक्सेसफुल क्यों हो, पॉपुलैरिटी इनको क्यों नहीं मिली, इनको कोई भी क्रेडिट क्यों नहीं मिला, ऐसा क्या इन्होंने कर दिया, ये बाद में फेमस होता है। इनिशियली स्टार्टिंग में अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों, इनके अनसक्सेसफुल रहने का रीजन। सुनो जरा कहानी, क्यों हो गए अनसक्सेसफुल। इसकी अगर हम बात करें तो जिस टाइम पर मेंडल ने अपनी बुक को पब्लिश किया था, एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को पब्लिश किया था ब्रूम सिटी में, उसी समय डार्विन की एक बुक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पब्लिश। तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब उस बुक की स्टडी करने में बिजी थे। यानी एट दैट टाइम डार्विन्स बुक, डार्विन थ्योरी है तुम्हारे सिलेबस में, इवोल्यूशन नाम के चैप्टर में है डार्विन थ्योरी, और पढ़ाएंगे उसको अलग से, तो हम जान पाओगे कि क्या है इवोल्यूशन। तो एट दैट टाइम डार्विन बुक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज इज पब्लिश्ड, सो साइंटिस्ट वर बिजी इन द डिस्कशन ऑफ दिस बुक। तो जो भाई स्टडी कौन करेगा, अगर कंक्लूजन निकले हैं तो उनकी स्टडी कौन करेगा, कौन समझेगा, दूसरे साइंटिस्ट समझेंगे। लेकिन उस समय साइंटिस्टों के पास
समय नहीं था, वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्या थे, ज्यादा बिजी थे, क्योंकि वो बुक उस टाइम ज्यादा फेमस थी, इनकी इतनी पॉपुलरिटी थी। ऐसा समझो, मान लो सपोज कोई अगर बंदा ज्यादा कहीं पर पॉपुलर हो रहा है तो पहले लोग उसको देखेंगे ना, दूसरा कहेंगे मैं तुम बैठे रहो, टाइम नहीं समझ। मान लो सपोज कि सलमान खान की मूवी अभी राधे रिलीज हो जाए, राधे मूवी आ गई, और उसी के पर अक्षय खन्ना की कोई मूवी आ जाए। अब देखो बहुत को नाम नहीं, लेकिन अक्षय खन्ना तो ऐसा भी बहुत सा, हाँ कुमार एक अक्षय खन्ना, तो उसी समय अक्षय खन्ना की कोई मूवी आ जाए, अब क्या होगा? समझ सकते कि इस समय लोग पॉपुलरिटी किसको देंगे? देंगे राधे राधे राधे, सलमान 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 नाम ही का। तो वही काम यहाँ पर हो रहा था। मेंडल ने जो अपने पॉपुलेट दिए, लोग उनको इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि इस समय लोग किसी दूसरे चीज में बिजी थे। किसमें बिजी थे? स्टडी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्टडी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक थी जो किसने पब्लिश की थी? डॉक्टर। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या? कम्युनिकेशन वाज नॉट गुड इन दोस टाइम। उस समय पर बात कब की? 1866 की बात है। उस समय कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि आज के टाइम पर, कि सूचना इधर से उधर, अगर देखो यहां से लेकर फॉरेन तक सूचना तुम्हारी पहुंच जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में किस चीज की कमी है? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, किसको नहीं पता? हर जगह खबर पहुंच गई। न्यू पार्लियामेंट बनने वाला है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, किसको नहीं पता? सबको पता है। लेकिन उस समय ऐसा कम्युनिकेशन नहीं था कि अगर इन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट दिया और सब जगह पहुंच जाता। तो एक ही समस्या। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? इन्होंने क्या किया? बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स का सहारा लेने लगे। तो उसे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं ये भाई पसंद नहीं आता तुम्हारा सिस्टम, बायोलॉजी मैथ। अब बताओ बेचारा कोई मैथ वाला स्टूडेंट क्या बताया दे रहे बायोलॉजी। तो हिज आइडिया ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स विद बायोलॉजी वाज नॉट वेल एक्सेप्टेड। उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं। और क्या इनके फेमस होने की रीजन नहीं रहे? इन्होंने जो आइडिया यूज किया कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का, उसको भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो तीन चार चीजें दिखाई देती हैं जिसकी वजह से 34 ईयर इनका एक्सपेरिमेंट हिडन रहा। 34 ईयर क्यों? 1866 में पब्लिश हुई थी और 1901 के आसपास फेमस हो रहे हैं, तो लगभग 34 ईयर का गैप आया, उसके बाद ही फेमस हुआ। तो अगर कोई पूछे व्हाई डिड इज अनरिकॉग्नाइज्ड इनिशियली, तो फर्स्ट पॉइंट क्या चलेगा? At that time, लिखे जाना सा, at that time Darwin's book Origin of the Species is published so scientists were busy in the discussion of that book. पहला रीजन। सेकेंड रीजन, communication was not good in those times. Third reason, his idea of using
mathematics. His idea of using mathematics with biology was not well accepted. His idea of using क्या यूज किया और इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड. His idea of using contrasting trait was not well accepted. हो गया है. He so successful. अब बताओ जरा सक्सेसफुल क्यों हो गए बात. तो इनके सक्सेसफुल होने का सबसे पहला रीजन रहा कि लार्ज सैंपलिंग साइज. लार्ज सैंपलिंग साइज का मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट को एक बार नहीं किया, इन्होंने उसके कई सारे सैंपल लिए और कई बार चेक किया, तो वैल्यूज जो आ रही थी सेम आ रही थी. तुम लोग जब क्लास में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, सपोज ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या पोटेंशियोमीटर का कर रहे हो या कोई भी फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट में कोई एक रीडिंग नहीं ली जाती है, कई सारी रीडिंग ली जाती है और सारी रीडिंग एक दूसरे के लगभग इक्वल आ रही होती है, कुछ पॉइंट का डिफरेंसेस होता है. तो इसी तरह इन्होंने क्या किया, लार्ज सैंपलिंग साइज ली, तो सबके कंक्लूजन लगभग क्या एक जैसे आ रहे थे. तो उसे फिर बाद में लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये तो क्या है सही बात, कोई एक ही प्रूफ है थोड़े दे रहा है, इन्होंने कई सारे प्रूफ देके बताया. तो सक्सेसफुल होने का पहला रीजन का रहा लार्ज सेलेक्टेड मटेरियल. इन्हें जो मटेरियल लिया वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था. क्या लिया था इन्होंने, किस पे कर रहे थे, पी पे कर. ऐसा क्यों था, क्योंकि लाइफ साइकिल ऑफ पी प्लांट कितनी होती है, 2 से 3. मतलब इनको रिजल्ट क्या थे, बहुत जल्दी मिल रहे थे. अगर और कोई भी इस पर रिजल्ट करना चाहता तो बाद में कर सकता था. सपोज ये रिजल्ट करते आम के पेड़ पे करने लगते, तो आम के पेड़ को तो बड़ा होने में लग जाते हैं 8 साल. पता था 8 साल क्रॉसिंग करवा रहे, तो 8 साल का मैंगो मिला. तो इतना साइंटिस्ट के पास टाइम थोड़ा ही था कि एक तो वैसे 34 ईयर हो चुके थे, उसके बाद आम के पेड़ पे कर लिया क्रॉसिंग. अब कोई आम का पेड़ लगाए और 8 साल में बड़ा करे, उसके बाद उसमें देखने को मिल रहा. तो इतना किसके टाइम 8 साल इंतजार करता. पी प्लांट क्या था, लाइफ साइकिल ही थी 2 से 3 महीने, तो तुरंत लगाया, अब कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट देखने को मिल गया. तो इनके सक्सेस होने के रीजन, वाई वाज ही सो सक्सेसफुल. लार्ज सैंपलिंग साइज, सिलेक्टेड मटेरियल जो लिया बहुत अच्छा था, पी था, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती थी 2 से 3 मंथ. नेक्स्ट इनका डायमेंशन जो है वो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट. 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड इन पी. अब समझ यहां से जरा डोमिनेंट और रिसेसिव की कहानी और बेहतर तरीके समझ पाओगे. और ये अच्छे से इसको समझना और याद भी कर लेना. याद क्या करोगे, यही बैठे बैठे याद हो जाएगा, करवा देंगे. डोमिनेंट और रिसेसिव. डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात करें तो सबसे नंबर 1 प्लांट हाइट. प्लांट हाइट के बारे में इन्होंने बताया
कि प्लांट हाइट जो है इसमें जो टॉल होंगे, टॉल ये क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, और ड्वार्फ वाले क्या होंगे, रिसेसिव। यानी इन्हें जब क्रॉसिंग करवाई होगी पी की, टॉल और ड्वार्फ की, तो जो रिजल्ट मिला होगा फर्स्ट जनरेशन में वो टॉल मिला होगा। तो टॉल को क्या बोल दिया, डोमिनेंट है, ये एलील अपने को एक्सप्रेस कर पा रहा है टॉलनेस को। तो अगर प्लांट हाइट की बात की जाएगी तो टॉल क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और रिसेसिव क्या होगा, ड्वार्फ। ये पहला कंफ्यूजन। 7 ट्रेट देखे, ये क्या हो गया। सेकंड बात करेंगे फ्लावर। फ्लावर में दो चीजें, एक तो इसका कलर, दूसरा पोजीशन, यानी नंबर 2 और ये नंबर 3। 7 देखना। तो कलर की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि अगर कलर वायलेट है, फ्लावर का कलर वायलेट है तो डोमिनेंट है, और व्हाइट है तो रिसेसिव है। पोजीशन अगर एक्सियल है तो डोमिनेंट होगी, और अगर पोजीशन टर्मिनल है तो रिसेसिव। फ्लावर के बाद बात इन्होंने की सीड की। सीड में भी दो चीजें, एक तो कलर और दूसरा शेप। ये 4, ये 5। सीड में बताया अगर सीड येलो है तो डोमिनेंट होगा, और ग्रीन है तो रिसेसिव होगा। शेप में अगर राउंड है, गोला हमने बना दिया, तो डोमिनेंट होगा, और रिंकल्ड है तो रिसेसिव होगा। रिंकल्ड को इस टाइप से, रिंकल्ड है तो रिसेसिव। फ्रूट पे आ जाओ। फ्रूट में इसी कलर और शेप। कलर में बताया कि अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट है, येलो है तो रिसेसिव, अगर फुल है तो डोमिनेंट है, और कॉन्ट्रास्टेड है तो रिसेसिव। फ्रूट, फ्लावर सबसे पहले, फ्लावर के बाद सीड, सीड के बाद फ्रूट। समझे क्या है। तो मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट देखे, किसमें, पी प्लांट में। तो इन्होंने बताया अगर प्लांट हाइट की अगर हम बात करें तो प्लांट हाइट अगर टॉल है, प्लांट की हाइट अगर टॉल है तो डोमिनेंट है, और ड्वार्फ है तो रिसेसिव। इसी तरह से अगर फ्लावर की जब बात करें तो 7 ट्रेट की बात कर रहे हैं। 7 ट्रेट कौन कौन से, 1 हाइट वाला, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 ट्रेट इधर मत देखना कि क्या बता रहे, 4 ही बता दिया, 3 भूल गए क्या, भूले नहीं, इधर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। कौन कौन से। प्लांट हाइट की बात किया, टॉल है तो डोमिनेंट है, ड्वार्फ है तो रिसेसिव है। याद हो गया होगा, टॉल है तो डोमिनेंट है, ड्वार्फ है तो रिसेसिव है। फ्लावर की बात, फिर प्लांट लगाया तो पहले फूल आता, फ्लावर। तो कहा गया फ्लावर का कलर अगर वायलेट है तो डोमिनेंट है, व्हाइट है तो रिसेसिव। फ्लावर का कलर अगर वायलेट होगा तो डोमिनेंट होगा, व्हाइट होगा तो रिसेसिव। ऐसे इसमें जो आंखों से आसानी से दिख जाए, झलक जाए, कोई लंबी चीज है तो आराम से दिख जाती, कोई बहुत छोटी हो तो देखने टाइम लगेगा। तो अपने आप एक्सप्रेस हो रहा तो नेचुरल सी बात है, टॉल डोमिनेंट और ड्वार्फ रिसेसिव। अब मान लो इस जगह वायलेट कलर हो, इस जगह व्हाइट है, तो पहले नजर किस पे जाती है, वायलेट पे। तो वायलेट क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, व्हाइट क्या हो गया, रिसेसिव हो गया।
फिर फ्लावर की पोजीशन की बात की, अगर एक्सियल है, एक्सिस पे है, तो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और टर्मिनल का मतलब समाप्त होना, समाप्त हो रही है, देन क्या होगा, रिसेसिव होगा। सीड की अगर हम बात करें तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम, ध्यान दें। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो लगाना होता है ए मार दे, बी मार दे, सी मार दे, डी मार दे, तो यहां पर प्रॉब्लम समझना। पहले इसको फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रूट याद रखना, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड किस पर बता रहे हैं, पी प्लांट पे बता रहे हैं। हरी मटर आ रही है उसका, तो इन्होंने इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया तो फ्रूट का कलर, तो भूलोगे, देखो फ्रूट का कलर, कौन सा फ्रूट, तो फ्रूट भैया है पी, मटर, मटर के अंदर जो दाने होते हैं वही क्या है, फ्रूट है, ठीक है, उसको सीड मत समझना, वो फ्रूट है। अब मटर के दाने किस रंग के होते हैं, ग्रीन, तो अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट और येलो है तो रिसेसिव। तो जब भी फ्रूट की बात आए तो किसकी बात करें, मटर को, मटर के दाने कैसे हरे, हरा है तो डोमिनेंट, तो ग्रीन है तो डोमिनेंट, और अगर येलो है तो रिसेसिव। इसी तरह फ्रूट का शेप, अगर फुल है तो डोमिनेंट है, कॉन्ट्रास्टेड है तो रिसेसिव। फुल समझ रहे हो, यानी पूरी है मटर पर तो डोमिनेंट है, और कॉन्ट्रास्टेड का मतलब छोटी हो गई, बेंट हो गई है, तो फिर कॉन्ट्रास्टेड, रिसेसिव। अब जरा सीड पे आओ, अब सीड में क्या करोगे, फूड का जस्ट फ्रूट का रिवर्स कर दोगे। अगर सीड कैसा है, येलो है तो डोमिनेंट है, लेकिन ग्रीन है तो रिसेसिव है, इसका जस्ट रिवर्स। शेप, अगर सीड राउंड है तो डोमिनेंट है, और रिंकल्ड है तो रिसेसिव है। अब आगे भी इसे यूज होगा, राउंड के लिए डायरेक्ट आर का यूज करेंगे, और रिंकल्ड के लिए डब्ल्यू लिखेंगे। तो आई होप इनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो थे पी प्लांट में समझ पाए होंगे, 7 ही, इनको जरा नोट करिए। मिंडल के बारे में नेक्स्ट बात, टेक्निक ऑफ मिंडल। ये सब जो मिंडल करते रहे अभी तक, क्या टेक्निक इन्होंने यूज की इसके लिए, जरा इस बात को भी समझते हैं। अभी कोई लॉ वगैरह मैंने नहीं बताया, परेशान मत हो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं आया, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा, अभी कहानी समझो, क्योंकि जब ये पूरी थीम समझ जाओगे तो बेहतर तरीके से फिर कुछ रह ही नहीं जाता है। जब इसको समझ लोगे, ना तो कुछ लॉ ऑफ डोमिनेंस में, ना तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में है, और ना ही कुछ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। परेशान मत तो आएगा नहीं, में समझते। अभी कहानी बहुत बाकी है, पिक्चर बाकी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ मिंडल, कि जो भी करते रहे मिंडल, आखिर इन्होंने क्या टेक्निक्स यूज की। तो नेक्स्ट डायमेंशन, और एनसीईआरटी तो पढ़ने को नहीं का, तो पता इतना कंजेस्टेड एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब चीजें, तो 4 बार पढ़ोगे उसके बाद कहोगे कुछ समझ नहीं आ रहा, इस टाइप से दिया। तो इसलिए हम हर एक पॉइंट को ब्रेक कर करके पढ़ा, हेडिंग वाइज निकालने, ताकि चीजें बेहतर तरीके से समझ। और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो नीट की बुक खरीदना और जाके टिक जरूर करना, एक बार लिखना कर पाओ। टेक्निक, बोर्ड की तो हम बात ही नहीं करते, बोर्ड तो ही जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता, बोर्ड में क्या करेगा, डायरेक्ट पूछ देगा डिफाइन लॉ ऑफ डोमिनेंस या को डोमिनेंस को बताइए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बता दो। लेकिन बोर्ड में थोड़ा नीट में टेक्निकल टिक करने वाला, उसको जरा टिक कर दो। यहां देखें टेक्निक ऑफ मिंडल, क्या भैया टेक्निक लगाते हैं, कैसे क्रॉसिंग करवाते हैं, अब जरा समझो। ये सपोज ओवरी, ये स्टीमेंस,
और एक दूसरा इन्होंने लिया। इसकी भी सपोज ये ओवरी और ये स्टेमन। अब मिंडल करते क्या है, क्रॉस करवाने के लिए इन दोनों का, तुमको पता है जो पी प्लांट होता है बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल होता है तभी पी प्लांट में क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन इनको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहिए था, इन्हें तो क्रॉसिंग करवानी थी। तो अब क्या करता है मिंडल, एक को यूज करते हैं एज अ फीमेल और एक को यूज करते हैं एज अ मेल। बात ये मिंडल ने फीमेल किसको यूज किया और मिंडल ने मेल किसको यूज किया, क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो अब मिंडल करते क्या है, ध्यान दे जरा। अब मिंडल करते हैं, इसका जो स्टीमेंस है इसको उखाड़ देते हैं, ये यहां से इसको हटा देते, इसको इधर से हटा, इसको हटा दिया तो ये कुछ ऐसे हो। ओवरी बची, स्टीमेन को हटा दिया और ये तो मिंडल ने जिसके स्टीमेंस को हटा दिया उसको मिंडल यूज करते हैं एज अ फीमेल। और किस स्टेज में, एट द एज ऑफ जुवेनाइल। अगर याद आ रहा हमारा फर्स्ट लेक्चर, तो फर्स्ट लेक्चर में बताया था जुवेनाइल स्टेज सारी चीजें, जब स्टार्ट हमने किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो बताया था जुवेनाइल स्टेज क्या। तो जुवेनाइल स्टेज में ही क्या करते हैं, इसके स्टीमेंस को हटा देते हैं और इसको ट्रीट करेंगे किसके जैसा, मेल की तरह इन्होंने यूज किया। स्टीमेन के हटाने की प्रोसेस को ध्यान दें, इस स्टेमेंस को रिमूव करने की प्रोसेस को नाम दिया गया इमैस्कुलेशन। तो इन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की, इमैस्कुलेशन की टेक्निक यूज की। इसको हटाने के बाद क्या करते हैं मिंडल, इसको ऊपर से कवर कर देते हैं, इस टाइप से इसको कवर करके इसके ऊपर एक बैग टाइप का लगा देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोल दिया गया बैगिंग। इमैस्कुलेशन क्यों किया, इसकी करने की वजह क्या है, तो इमैस्कुलेशन करने की वजह रही, किस लिए कर रहे हैं ऐसा, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों है, जब स्टेमन को हटा ही देंगे तो अपने आप पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, और क्योंकि इनको अपने आप करवाना था तो इसकी क्या कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं। और बैगिंग करने के क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। तो इन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। समझ पा रहे, बैगिंग समझ रहे ना, बैगिंग का मतलब है उसको बंद करके ढक करके एक जगह रख दें, कोई और पॉलन ग्रेन ना आ पाए। हाँ, मतलब कोई और ना आ पाए, जिसको हम चाहे वही है। जैसे गांव वगैरह में क्या होता है, लड़कियों को बड़ा घर के अंदर बंद करके रखा जाता है, हाँ, कि पता चला कोई आ ना जाए, जैसे शादी कराएं उसी के साथ जाए, कोई और ना जाए, पहले से पूरा ढक करके छिपा करके बंद करके रखते हैं गांव वगैरह, हाँ ऐसा होता है। तो इसी तरह इन्होंने कहा कि भैया अब ये नई नई फीमेल है, अपने आप ना पॉलिनेशन हो जाए, ना ही कोई और करवा जाए, तो हमें करवाना है, तो इसी वजह इसको क्या कर देते हैं, बंद कर दे, ढक देते हैं। प्रोसेस क्या बोला गया, बैगिंग बोला गया। जरा बनाए,
यानी यहाँ पर लिख सकते हैं he used a technique, he used a emasculation and bagging technique. He used a emasculation and bagging technique for hybridization in a plant. Next point is pea plants are bisexual. So in which one consider as female and another is male. And another is male. Stamen is removed of one pea plant in juvenile stage and it is used as a female so the process of removing stamen is called emasculation. emasculation किस लिए इन्होंने किया? तो टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. After emasculation, female pea plant covered by a bag and such process called bagging. ये उन्होंने टेक्निक यूज की emasculation and bagging. चलिए पॉइंट पढ़ते हैं. Pea plants are bisexual, so in which one consider as female and another is male. Stamen is removed of one pea plant in juvenile stage and it is used as a female. So the process of removing stamen is called emasculation. Emasculation का मतलब क्या? To prevent self pollination. After emasculation, female pea plant covered by a bag and such process called bagging. तो कुछ साइंटिस्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे भी. 3 साइंटिस्ट के बारे में और पढ़ना है.
अब वो छोटे छोटे उनके बारे में इतना डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हमारे लिए इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंडल नहीं है, लेकिन उनका भी नाम लिया ही जाता है तो उन्हें भी जरा समझ। अब अगले लेक्चर से मेनली चैप्टर स्टार्ट होगा। और ये पॉइंट तो इसमें मेंशन कर ही लिया होगा, ग्रीगर जॉन मेंडल क्या थे? इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इसको भी लिख लें, फादर ऑफ जेनेटिक्स। सेकेंड, डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बेटसन में सिर्फ एक बात, ग्रीगर जॉन मेंडल है फादर ऑफ जेनेटिक्स, लेकिन अगर डब्ल्यू बेटसन की बात करें तो ये है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। कंफ्यूज मत होना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो पहला ऑप्शन मेंडल हो, तो मेंडल मेंडल ना मान देना कि जैसे देखा जेनेटिक्स में मेंडल, उसमें एक वर्ड और पड़ा था मॉडर्न। तो अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा जाएगा तभी मेंडल, और अगर मॉडर्न जेनेटिक्स देन डब्ल्यू बेटसन। थर्ड, मॉर्गन। मॉर्गन देखो, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। किस पर किया था एक्सपेरिमेंट? ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। अभी आगे जाना, एंड गिव सम कॉन्सेप्ट। और एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए, जैसे इन्होंने ही लिंकेज के बारे में बताया। यही लिंकेज एक्सेप्शन बन जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। बात करेंगे लिंकेज, सेक्स लिंकेज को बताया। लिंकेज में ऑन ड्रोसोफिला। और क्या होता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को होता है, आगे पढ़ेंगे भी इसे। क्या है क्रिस क्रॉस? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर बताया। नोट, इसके आगे एक और लास्ट साइंटिस्ट। तो ध्यान रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू बेटसन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। इसके आगे जितना करवा दिया है साथ साथ पढ़ते रहना। ये बस सुनना कि एक महीना बाद पढ़ेंगे, तब तक 2 रजिस्टर खत्म हो चुके होंगे। एक महीना बाद मैं समझ नहीं का कहां से शुरू करें। तो फादर ऑफ, इसके बाद एक और लास्ट देखिए, ए गैरो। ए गैरो ये भी फादर, इनको भी समझ, सब फादर ही, तुम लोग भी फादर बोलो। फादर ऑफ, हम तो ये देखते मदर का नाम ही नहीं देता, फादर, सब फादर से होता है साइंस। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। केमिकल जेनेटिक्स, गैरो
फर्स्टली डिस्कवर्ड, गैरोड फर्स्टली डिस्कवर्ड ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट, एलकैप्टोन्यूरिया। तो गैरोड फर्स्ट डिस्कवर्ड ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, नाम इसका है एल कैप्टोन्यूरिया। एल कैप्टोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया की अगर हम बात करें तो क्या है, दिस इज ब्लैक यूरिन डिसीज, यानी यूरिन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ब्लैक कलर का हो जाता है, इस नाम दिया गया एल कैप्टोन्यूरिया। चेकर बोर्ड मेथड देखिए क्या, मोनोहैबिट क्रॉस, उसके बाद होगा चेकर बोर्ड मेथड। पहले इसे समझिए। और आज का लास्ट टॉपिक होगा चेकर बोर्ड मेथड। देखो भाई, चेकर बोर्ड मेथड को सबसे पहले दिया था आरसी पुनेट ने। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, मैंने सोच रहे कि इसमें कितने साइंटिस्ट हैं, तो इम्पोर्टेंट भी हैं और पूछे जाते हैं। तो चेकर बोर्ड मेथड की बात करें तो इट वाज फर्स्टली given by R.C. Punnett, R.C. Punnett, in 1875, 1966। किस लिए मेथड होता है? Representation of generation to analyze in the form symbol in the square. Representation of generation to arise in the form of symbol in the square. क्या कहता है मेथड? मेथड ये कहता है, इसमें मैंने बताया जो मेल गेमेट्स होंगे, मेल गेमीट हॉरिजॉन्टली रखे जाएंगे इस पर, और जो फीमेल गेमीट वर्टिकल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका एग्जामिनेशन कि चेकर बोर्ड मेथड में आरसी पुनेट ने मेल गेमीट को किस टाइप से अरेंज किया गया था, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, बोथ, नन ऑफ दैट। समझ सकते हो हॉरिजॉन्टली होता क्या है? आरसी पुनेट कहते हैं, ये समझाना इसलिए जरूरी है, जब तक ये नहीं समझोगे फिर आगे क्रॉसिंग नहीं कर पाओगे। यही से क्रॉसिंग की पद्धति एक समय स्टार्ट होती है। मेथड ये कहता है, अगर एक टॉल है और एक ड्वार्फ, ये टीटी और ये टी, इनका जब क्रॉस कराया तो क्या बना? टीटी। ये क्या होगा? टॉल। इनकी फिर कहा जाता है क्या करवा दो? सेल्फिंग। तो इनकी सेल्फिंग करने का इन्होंने
जो सिस्टम बताया उसी को बोला गया चेकर बोर्ड मेथड। कहते हैं क्या करोगे, सबसे पहले इन द सिंबल ऑफ स्क्वायर बोल रहे हैं तो कहते हैं कि स्क्वायर बना दो, लो स्क्वायर बन गया। अब कहते हैं यहां पर ले लो टी टी, यहां भी ले लो टी टी, कुछ ऐसा कर दो। अब देखो भाई टी टी, बड़ा वाला टी, बड़ा वाला टी, बड़ा वाला टी, छोटा वाला टी, छोटा वाला टी, बड़ा वाला टी, छोटा वाला टी, छोटा वाला टी। दिस इज चेकर बोर्ड। समझ रहे नहीं? यस सर। टी 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 टी, बात क्लियर हो? क्या है ये टी टी, इसको भी जरा समझे। टीटी है तो टीटी का मतलब ये है टॉल। अरे बोलो यस सर। टीटी टॉल, डोमिनेंट या रिसेसिव? डोमिनेंट। होम हो जाएगा से हेटेरो हो जाएगा? ये हो जाएगा। होम हो जाएगा। सेम एलील डिफरेंट एलील? सेम एलील। तो कैपिटल टीटी का टॉल होगा, टॉल है तो डोमिनेंट है, डोमिनेंट है तो होम हो जाएगा से, होम हो जाएगा, इसका मतलब सेम एलील। फिर से टीटी, बड़ा वाला टी, छोटा वाला टी, टॉल है या डॉर्फ है? टॉल। डोमिनेंट है रिसेसिव है? डोमिनेंट है। होम हो जाएगा, सेटर हो जाएगा, हेटेरो हो जाएगा। देखो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। इसलिए टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ा चुके हैं। सेम एलील, डिफरेंट एलील? डिफरेंट एलील, डीए। छोटा वाला टीटी, टॉल है या डॉर्फ है? डॉर्फ है। डोमिनेंट या रिसेसिव है? रिसेसिव है। होम हो जाएगा, सेट हो जाएगा, होम हो जाएगा, होम। सेम एलील या डिफरेंट एलील? ऐसे सेम एलील। यहीं पर इन्होंने बताया इनका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो भी आप बता सकते हैं। जरा इसको समझते हैं। फिनोटिपिक रेशियो इसका क्या? देखो अभी हमने बताया फिनोटाइप पढ़ा है कुछ देर पहले, याद होगा। तो फिनोटाइप का क्या होता है, जो दिखता है। अब देखो जरा, टीटी कैसा दिखेगा, टॉल या डॉर्फ? टॉल। टीटी कैसा दिखेगा, टॉल या डॉर्फ? टॉल। टीटी कैसा, टॉल या डॉर्फ? टॉल। ये कैसा दिखेगा, टॉल या डॉर्फ? डॉर्फ। यानी इनमें से तीन कैसे दिख रहे हैं, टॉल, और एक कैसा दिख रहा है, डॉर्फ। तो फिनोटाइपिक रेशियो का क्या हो जाएगा, 3:1।